हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और इसी के साथ सभी भाइयों को हर हर महादेव और जय माता दी। बाबा भीमाशंकर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक्चुअली भीड़ नहीं थी तो इतना शांति भरे से दर्शन है, वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। और अगर आपने अभी तक व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और व्लॉग को देखिए। उसके अंदर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है मंदिर से रिलेटेड। आप में से कोई प्लान कर रहा है यहाँ पे आने का और उसके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वीडियो देखेंगे तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन उन भाइयों के लिए जो चैनल पे नए हैं, मैं हर वीडियो के एंड के अंदर एक नोट्स अटैच करता हूँ। बेसिकली नोट्स में क्या होता है, जो मैं रूट लेता हूँ एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ ड्रॉप डाउन करता हूँ। और अगर आप फीमेल और किड्स के साथ जा रहे हैं तो वो रूट सेफ़ है ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट, वो भी मैं बताता हूँ। और अगर उस रूट पर आपको वो हाइजीनिक वॉशरूम्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर ड्रॉप डाउन कर देता। और दूसरी चीज़, मैं जिस जगह पे जाता हूँ, जहाँ स्टे लेता हूँ, तो उस होटल के अगर मैंने कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ कैप्चर किए हो तो वो अटैच कर देता हूँ और उस होटल के रिव्यूज़ भी देता हूँ। प्लस मुझे वो होटल किस प्राइस पे पड़ी थी और जो भी होटल का कंसर्न पर्सन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, तो अगर आपको बुक करनी हो। और मैं जेन्युइन रिव्यूज़ देता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई पेड रिव्यूज़ है। ये ट्रिप पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही का वही शेयर कर रहा हूँ। भाई टुडे इज़ द डे जब हम घर से निकले थे और हमारे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। मीन्स कैसे टाइम जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब जो हमारे नेक्स्ट फ्यू डेज हैं वो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो थोड़ी कन्वर्ट होकर रिलैक्सेशन जर्नी में चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम कुछ भी उल्टा सीधा काम करेंगे। एक रूल इस ट्रिप पे हमने बना के निकले थे कि भाई हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं जिसके अंदर जो नॉनवेज उसको हम टच वच नहीं करेंगे। प्लस दूसरी चीज़, कुछ भी उल्टा काम नहीं करेंगे। अ काइंड ऑफ सात्विक की तरह हम घूमेंगे, जैसे साधु संत घूमते हैं वैसे ही पूरी जर्नी करने वाले हैं। दूसरा रूल ये था कि जब भी हम 20-22 घंटे की जर्नी करेंगे तो नेक्स्ट 2 डेज़ हम कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करेंगे, बॉडी को रेस्ट दें। और ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम ना बहुत शांति से करने चाहते हैं, कोई भगदड़ में नहीं करना चाहते। वरना वो कैसा होता है कि जब भी आप इतना नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हो तो थोड़ी तो बॉडी डिटोरिएट करती है, टूटने लगती है। और अभी तो हमें और 20-22 दिन ट्रैवलिंग करनी है, तो भाई वो कैसा है कि अच्छे से हम रेस्ट लेंगे और फिर जाएंगे। प्लस कैसा कि हम इंडिया के 4 कॉर्नर्स भी घूम रहे हैं, जैसे द्वारका जा रहे हैं, वेस्ट में नीचे की तरफ अपने रामेश्वरम, फिर ईस्ट की साइड जगन्नाथ और ऊपर केदारनाथ। तो हम बार बार ये नहीं कर सकते, तो रास्ते में कुछ कुछ हमने सिलेक्टेड स्पॉट्स लिए। फॉर एग्जांपल हम ऊटी जा रहे हैं, मसन्नीगुड़ी जा रहे हैं, फिर आदि योगी जाएंगे, तो हम वो सब चीज़ें भी घूमते घूमते जा रहे हैं। तो वो कैसा है, एक तरीके से आप वो चीज़ घूम भी लेते हो, दूसरा आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाता है और मेंटली आप रिलैक्स फील करते हो। यार सामने क्या सिर्फ नज़ारे देखें, क्या सीनिक व्यू है। मन तो ऐसा कर रहा है कि यहाँ पे रुके थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, पर मुझे पता है एक बार रुक गए तो यहाँ 1 घंटा ख़राब हो जाएगा। सो बेटर है गाड़ी जाने दो, आगे बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स आने वाले हैं। तो कल जहाँ से एग्ज़िट लिया था अगेन सेम रोड पे हम री एंट्री करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। और इसी के साथ बाबा को अलविदा कहने का समय आ चुका है। अब वेट करेंगे कब बाबा के हम पे कृपा बनती और बाबा हमें यहाँ बुलाते अपने दर्शन देने के लिए। तो चलो फिर वेट करते हैं कब वापस से भीमाशंकर आना होता है हमारा। ये सीधा रोड आपको पुणे ले जाएगा, पर हम क्या करेंगे, आगे 40 किलोमीटर दूर पे एक मंचर करके सिटी आती है, वहाँ से हम मुड़ जाएंगे। फिर 60 किलोमीटर हम सिंगल रूट पे जाएंगे, जो आगे जाके हमें पुणे, सोलापुर और जो मैसूर वाला हाईवे उसे कनेक्ट कर देगा। आप पुणे से होते हुए भी ऊटी जा सकते हो, पर मैं इसलिए नहीं जा रहा कि इससे पहले भी मैं उस रूट पे ट्रैवल किया है। जब मैं इससे पहले ऊटी गया था लाइक कोरोना के बाद में, तब जो पुणे, कोल्हापुर, बेलगोम के जो रोड जाता है वही वाला लिया था। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे पुणे का सिटी ट्रैफिक फेस नहीं करना। भाई मेंटली आप थक जाओ तो इतना ट्रैफिक मिलता है। महाराष्ट्र की जो घाट सेक्शन वाला रोड है उसमें ड्राइविंग करने का जितना मज़ा भाई उतना ध्यान भी देना पड़ता है। मीन्स कोई भी कहीं से भी कहीं पर भी मुड़ रहा है, लाइक आप 2 व्हीलर्स ले लो, 4 व्हीलर्स ले लो, और सबके सब ओवर स्पीडिंग पे। प्लस कैसा है कि आप ढलांग से उतर रहे हो तो सडनली एक स्टीप टर्न आ जाता है, तो ध्यान देना पड़ता है। नॉर्मली कैसा होता है कि आपका ध्यान नहीं होगा और आप गाड़ी मुड़ने जाओगे तो भाई रिस्क बढ़ जाता है, तो देख के गाड़ी चलानी पड़ रही है। बाकी जो व्यूज़, जो नज़ारे आते हैं ना, अनबिलीवेबल। आंखों को जो सुकून देते हैं ना, आपको ज़रा भी थकान फील नहीं होगी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद चेंज हो जाता है। वेदर को देख के अगर मैं फोरकास्ट बताऊँ तो मुझे लग रहा है आगे जाके ना बारिश होएगी।
जिस तरीके से लाइटनिंग हो रही है और जो बादल छाए हुए हैं, अच्छी खासी बारिश होने वाली है। और देखिए बारिश को याद किया और बारिश आ गई, मतलब उसी टाइम नहीं आई, 10-15 किलोमीटर आगे जाके आई है, पर आ गई है यार। लास्ट 40 किलोमीटर्स में क्या बारिश मिली है। मीन्स सच कह रहा हूँ कि रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट जो वाइपर्स हैं वो 4 टाइम्स स्पीड पे चल रहे थे, पर वो अपना एक सर्कल ख़त्म करते हैं उससे पहले पूरे के पूरे मिरर पे ना पानी भर जाता था। सच में हद से ज़्यादा बारिश थी। आप सिर्फ कुछ बूंदों का कमाल देखिए, ज़रा से क्या बूंदे गिरी और बाहर का पूरा माहौल ही बदल गया। मतलब जो ग्रीनरी की चद्दर छाई है चारों तरफ, कुछ बूंदों का ही इतना कमाल है, तो जब मानसून चल रहा होगा तब क्या माहौल बनता होगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो सुबह हमने डिसीजन लिया था कि भाई हम मंचर से मुड़ जाएंगे, 60 किलोमीटर सिंगल रोड पे जाएंगे और फिर सोलापुर वाला हाईवे लेंगे, वो बहुत सही साबित हो रहा है। एक्चुअली देखने जाए तो इस रोड पे हमें ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा है, ना वो सिंगल रूट पे है तो वहाँ पे भी हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, बारिश बहुत थी जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया वो डिस्टेंस कवर करने में, बाकी ट्रैफिक तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और दूसरे इस रोड पे पान वाले बहुत मिल रहे हैं। कोई भी होटल्स ले लो उसके बाहर एक पान की छोटी सी शॉप है, तो भाई फिर पान तो खाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में थकान लगती है, तो वो उस रूट पे नहीं मिलेंगे आपको। कोल्हापुर होके जाओगे, कोल्हापुर बेलकोम होके जाओगे तो हाँ, रोड वो भी बहुत अच्छा है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उन्हें कौन से रोड से जाना है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपने जो रोड देखा है उस रोड से जाइए। ये अगर रूट आपके लिए नया है तो मत जाना, आप वो रूट के थ्रू गए तो जाइए। हम कैसे कि बॉयज़ है तो हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तभी हम ये वाली रिस्क लेके जा रहे हैं। अगर फैमिली के साथ होता तो शायद मैं वही रूट से जाता। बाकी ये रूट बहुत सेफ़ है, ऐसा नहीं कि हमें रास्ते में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अनसेफ है। पता नहीं कौन सी केमिकल की फैक्ट्री है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से चल रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही यूज स्केल पे बनाई है। अगर कोई केमिकल का भाई है जो ये वीडियो देख रहा है तो भाई यहाँ पे अप्लाई करो, अच्छा खासा पे स्केल मिलेगा आप। ये शाम की बात ही कुछ और है। लाइक सूरज डूब रहा है, शाम हो रही है और तन्हाई का आलम छा रहा है। ये जो मंज़र है जो आंखों में समा जाता है ना, कौन कहता है कि दिल तोड़ने पे लोग शायर बनते हैं। कभी सुकून से डूबते सूरज को देखिए, आप भी शायर बन जाएं। कुदरत का खेल देखिए, भगवान ने 4-5 चीज़ें ऐसी बनाई जो लोगों को पैसों से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ज़्यादा सुकून देती है। फॉर एग्जांपल सामने का सनसेट ले लीजिए, सनराइज़, बीच, माउंटेन्स, बारिश। ये जो चीज़ें बनाई इनको जब आप महसूस करते हो और जो सुकून मिलता है भाई, वो पैसा नहीं दे पाता। और एज ए ट्रैवलर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि जो सामने का व्यू है ना, वो इतना ब्यूटीफुल है, पर शायद मैं वर्ड्स में उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वीडियो में कैप्चर भी नहीं हो रहेगा। रास्ते से दूर कहीं सपनों का जहान है वही, दिल की बातें बोले जुबान, चांदनी के रोज खबर, सुरों में है छुपी दस्तान, दिल से दिल ये रूट पे ना आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स अच्छे मिलेंगे, तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, किड्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और ये हम आ गए सोलापुर और हमारा सिटी एंटर करने का कोई प्लान नहीं है। ये बाईपास लेके हम सिटी एग्जिट कर लेंगे। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी लग रही है, मतलब स्ट्रक्चर से तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हम सिटी एंटर नहीं कर रहे, वैसे भी टाइम बर्बाद हो जाता। और सोलापुर कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, शायद ना महाराष्ट्र की जो बड़ी सिटीज़ है उसकी गिनती में इसका नाम आता है। और यहाँ की शॉल्स बहुत फेमस है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो अपने शॉल लपेटते हैं। यहाँ की जो शॉल्स है उसकी क्वालिटी एक अलग होती है, शायद मैं गलत भी हो सकता, पर जहाँ तक मैंने सुना यहाँ की शॉल्स बहुत फेमस है।
और अब भाई डिनर का टाइम भी हो गया, तो देख लेते हैं अगर कोई अच्छी होटल मिलती है तो खाना वाना खा लेते हैं, पता नहीं आगे मिले ना मिले। हर हर महादेव, जय माता जी एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बज गए और भाई हम रात से नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं और कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। भाई हमारी ओवरनाइट जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मतलब कुछ दिक्कत विक्कत नहीं हुई। रास्ते में बीच में थोड़ी बारिश मिली थी, बाकी रोड काफ़ी अच्छा था, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और ट्रैफिक भी नहीं था। अब आप में से कोई अगर फैमिली और किड्स के साथ अगर ये रूट पे प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भाई रूट सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सेफली इस रूट पे रात को ट्रैवल कर सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है। यहाँ पर आपको वॉशरूम्स क्लीन और हाइजीनिक मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो काफ़ी बड़े और उन्होंने अपने वॉशरूम को अच्छे से वेल मेंटेन रखा है। और किड्स साथ में तो थोड़ा खाना वाना कैरी कर लेना। अब रही हमारी बात, तो पूरी रात से ड्राइव कर रहे तो भाई कहीं तो स्टॉप हो लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बॉडी भाई बहुत थक गई है, रुके भी ना है नॉन स्टॉप, तो थोड़ा स्ट्रेच वेच लेंगे। और यहाँ से जो हमारा ऊटी का डिस्टेंस है वो अभी भी 340 किलोमीटर्स बता रहा है, तो हमें 6 से 7 घंटे तो लग जाने चाहिए। उसमें जो मैसूर से ऊटी का लास्ट 100 किलोमीटर्स है वो सिंगल रूट है, पर वो वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट इंडिया का कहा जाता है, क्योंकि वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बीच में से जाता है। तो आप वो वीडियो में मिस मत करना। एक पल के लिए थम जाइए और ये मोमेंट को फील करिए। आप एक लंबे सफ़र पर निकले अपने दोस्तों के साथ, इतना ब्यूटीफुल रोड है और एक तरफ सनराइज़ हो रहा है। ये जो मेमोरीज़ है ना, यही आप रिवाइंड करोगे सालों के बाद। बाकी भाई कोई कुछ याद नहीं रखता, तो मैं कह रहा हूँ अभी टाइम है, घूम लीजिए, बाद में कुछ नहीं होएगा। टचवुड ये ट्रिप बहुत अच्छे से जा रही है। जैसे कल ही बात कर रहे थे कि जो 4-5 चीज़ें सनराइज सनसेट और ये सब जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो वो भाई कल रात को हमने सनसेट देख लिया, आज सुबह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ देख लिया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बादल छाए हुए थे बट फिर भी देख लिया। और एक्चुअली देखने जाए तो हम 31 डेज जा रहे हैं, तो हमें 5-6 चीज़ें तो मिलने ही वाली है। तो ये ट्रिप उसी वजह से बहुत स्पेशल होने वाली है। फॉर एग्जांपल, लोगों को जो समंदर एरिया होता है, जो बीच, वहाँ जाके जो सुकून मिलता है, प्लस पहाड़ों में जाके सुकून मिलता है, बारिश को फील करके सुकून मिलता है, सनराइज़ देख के सुकून मिलता है, सनसेट देख के सुकून मिलता है। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें ये ट्रिप पे एक्सपीरियंस करने वाले। जैसे सनराइज़ और सनसेट तो हमें रास्ते में काफ़ी जगह मिलेंगे। पहाड़ हमें केदारनाथ बद्रीनाथ में मिल जाएंगे, समंदर हमें जगन्नाथपुरी पौंडीचेरी रामेश्वरम में मिल जाएगा, और ऊटी तो जा ही रहे, तो वहाँ का जो हरियाली है वो भी फील कर लेंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से सुनना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे नोट कर लेना। जो एक सक्सेसफुल हैप्पी ट्रिप का जो एक फंडा है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मन की बात बता रहा हूँ, और ये भी नहीं कि मैं ट्रैवलिंग आज से कर रहा हूँ। लाइक 2015 में मैं लेह लद्दाख बाई कार कर चुका था। और हाँ, वो बात अलग है कि मैं तब वीडियोस कैप्चर नहीं करता था, इसी ट्रिप से मैं सारे वीडियोस कैप्चर करने लगा। तो एक हैप्पी ट्रिप का सक्सेसफुल फंडा फॉर्मूला ये है कि आप शॉर्ट ट्रिप्स अवॉइड करिए। जब भी जाना है लॉन्ग ट्रिप पे जाइए, चाहे साल में एक बार जा रहे हो, और मिनिमम 12 to 15 डेज़ की ट्रिप प्लान करिए। अब आप बोल रहे हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिप क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, तो हर किसी ने कैसा कि अपनी लाइफ में एक शॉर्ट ट्रिप की होगी, एक लॉन्ग ट्रिप की होगी, तो आप दोनों ट्रिप को कंपेयर करो, तो आप फील करोगे कि जो शॉर्ट ट्रिप पे अपने जाते हैं वो ज़्यादा हेक्टिक फील होती है, जबकि आप ट्रिप पे जाते हो तो आपको शांति मिलनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और उसका सिंपल सा रीज़न बताता हूँ कि समझ ले कि आप 3 दिन की ट्रिप पे कहीं पे जा रहे हैं, तो आज सुबह निकले तो आधा दिन तो आपका ट्रैवलिंग में चला जाएगा, तो वो दिन बर्बाद हो गया। दूसरे दिन आप टूरिस्ट प्लेसेस घूमेंगे, और तीसरे या चौथे दिन जो भी आप रिटर्न आ जाओगे। तो देखने जाए तो आप सिर्फ वो जगह को टच करके आ रहे हो, वो जगह को फील नहीं कर रहे हो, उस जगह का जो सुकून है, जो वाइब्स है, उसे महसूस नहीं कर रहे हो। और कैसा हो कि जो लगेज पैक अनपैक करने का हेडेक है, एक दिन तो आप जा रहे हो पैक कर रहे हो, और 2-3 दिन बाद आके वापस से सेम टू सेम अनपैक कर रहे हो, तो ज़्यादा हेक्टिक फील होता है, आप मेंटली टायर्ड हो जाओगे, आपने नोट किया होगा। जबकि लॉन्ग ट्रिप पे ऐसा फील नहीं होएगा। उसका सिंपल सा रीज़न बताता हूँ।
कि फर्स्ट डे से, नॉट फर्स्ट डे से, जैसे ट्रिप आपकी फर्स्ट से स्टार्ट हो रही थी उसके 3-4 दिन पहले से ही आपका जो मेंटली जो सुकून वाला लेवल है, जो हैप्पीनेस लेवल है, वो कहीं और पहुंच गया होगा। आप इतने एक्साइटेड होते हो कि भाई 10-12 दिन के लिए मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, कोई हेडेक नहीं है, सिर्फ 10-12 दिन मैं इंजॉय करूँगा और घूमूंगा। तो पहले दिन से आप कुछ ज़्यादा ही वो नहीं, एक हैप्पीनेस लेवल पे पहुंच जाते हो। दूसरा कैसा कि फर्स्ट डे पे ट्रिप स्टार्ट करोगे तो आप अच्छा खासा इन्जॉय करोगे, फिर सेकंड थर्ड डे पे आप और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। चौथे पाँचवें दिन तक तो आप पूरा का पूरा रिलैक्स हो गए होंगे मेंटली। जो आपका सुकून वाली फीलिंग होएगी वो भाई देखने जाए तो स्वर्ग वाली फीलिंग आपको आ रही होएगी। और 15 दिन बाद जब आप आओगे ना, तो जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होएगा ना, वो डिफरेंटली हिट करेगा कंपैरिजन से आप जो 2-3 दिन के ट्रिप पे जाओगे। तो मैं ये पर्सनली कहता हूँ कि आप हमेशा लॉन्ग ट्रिप पे ही जाइए, चाहे एक बार जाना हो। और जो लॉन्ग ट्रिप पे जो मेमोरीज बनती हैं वो शॉर्ट ट्रिप पे नहीं बनती। लॉन्ग ट्रिप पे बातें, मस्ती या फिर जो अपने बोलते हैं भगचोदी और जो चीज़ें होती रहती है वो आपको शॉर्ट ट्रिप पे नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। तो ये सक्सेसफुल ट्रिप का फंडा ये है कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जाइए। अब हमने फाइनली वो हाईवे छोड़ दिया है। एक्चुअली ये हाईवे वैसे भी हमको टुमकुरू के बाद छोड़ना था। अब नेक्स्ट 40 to 50 किलोमीटर्स का कुछ रूट है जो हमें सिंगल रोड पे जाना है। फिर आगे जाके ये हमें बेंगलोर मैसूर जो एक्सप्रेस वे उसे कनेक्ट कर देगा। तो हम वो एक्सप्रेस वे लेके मैसूर चले जाएंगे और फिर वहाँ से हम बंदीपुर होते हुए मसीनागुड़ी होते हुए ऊटी चले जाएंगे। और ये आगे जाके हमें भाई मैसूर एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएगा। और ये सिटी का नाम है शायद मधुर। हाँ, मधुर से ये हाईवे कनेक्ट होता है। तो टुमकुरू से मधुर तक सिंगल रूट है और रूट बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैफिक वाला है या टूटा फूटा रोड है, और सीनिक रोड है। अब यहाँ से सीधा हम ये एक्सप्रेस वे लेके मैसूर जाएंगे। मैसूर से हम ये हाईवे छोड़ देंगे और वहाँ से हम जाएंगे ऊटी। और अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट है बंदीपुर टाइगर रिजर्व से, तो वो मिस मत करना। एक्सप्रेस वे भाई बहुत ही अच्छा है, पर जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात ही कुछ अलग है। लाइक फर्स्ट टाइम मुझे साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटक में मुझे ड्राइवर्स एकदम हैवी वाले मिले। काइंड ऑफ मुझे अहमदाबाद की याद आ गई। ऐसे अहमदाबाद में चलाते लाइक लेफ़्ट से राइट जा रहे, राइट से लेफ़्ट, मतलब पहली लेन से तीसरी लेन, तीसरी लेन से दूसरी, फिर वापस से तीसरी, जिग जैग जो गाड़ियाँ चला रहे। अहमदाबाद की जो कमी अभी तक महसूस हो रही थी अहमदाबाद के रोड्स पे चलाने की, वो यहाँ आके पूरी हो गई। बाकी रोड बहुत अच्छा है। जब भी आप इस रूट के थ्रू ऊटी जाने का प्लान बना रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि आप एंड तक मत जाना। आगे ये जो एग्जिट आ रहा है वहाँ से आप डाइवर्जन ले लेना। अगर गलती से आप आगे चले गए तो भाई बुरे वाले ट्रैफिक में फंस जाओगे, क्योंकि जितना भी व्हीकल का ट्रैफिक मैसूर के लिए एग्जिट कर रहा है वो आगे जाके एक ही जगह पे आके रुक जाता है, तो बहुत ही लंबा जाम लगता है। तभी आपने पीछे वो टर्न देखा, वहाँ से आप डाइवर्जन लेके सीधा इस रूट पे चले जाना। तो आगे जाके ये रोड आपको मैसूर बाईपास पे कनेक्ट कर देगा, जो सीधा आपको ऊटी ले जाएगा। अच्छा, ऊटी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से रहा और होटल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो प्लान करें कि रुकते और कुछ खावा लेते, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। पूरा जंगल वाला रास्ता है, तो ऊटी मसीनागुड़ी तक तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले खा लेते, वरना वो क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। लाइक सुबह के खाने में भी मज़ा नहीं आता और रात के डिनर के टाइम भी मज़ा नहीं आता। दूसरा ये वाला जो रूट है भाई, वो इतना ब्यूटीफुल रूट है, स्पेशली आप मानसून के टाइम में आइए। पर इस रूट पे कुछ पॉइंट्स नोट करके रखना कि एक तो कैसा है कि आफ्टर 8 o'clock या 9 o'clock आप रात को ड्राइव नहीं कर सकते। और शायद विंटर्स में तो ये लोग 6 o'clock 7 o'clock को ये रूट बंद कर देते और मॉर्निंग में 6 o'clock ओपन करते। काफ़ी सारे रीजन है। एक तो कैसा कि एनिमल सेफ्टीज़ के लिए, प्लस व्हीकल्स और पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी। इस रूट पर हाथी काफ़ी सारे मिलेंगे, और हाथी है ना भाई टाइगर से ज़्यादा खतरनाक होता है, यह मैं आपको बता। ऐसे रोड्स पे जिस पे ग्रीनरी होती है ना, उस पर ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, ये फॉरेस्ट रूट नहीं है, फॉरेस्ट तो आगे और डेंस फॉरेस्ट है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पूरा घना जंगल है और जानवर भी दिख जाएंगे। ये तो कैसा है कि ट्रेलर है उससे पहले का। यहाँ से शायद जो बंदीपुर का एंट्री पॉइंट है वो 30 किलोमीटर्स होएगा।
मैं इन लोगों से कह रहा था आगे कुछ भी नहीं मिलेगा इस रूट पे मैं आया, तो बोलता भाई तू 4 साल पहले आया तो कुछ तो अभी डेवलप हुआ होगा, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है और इनको लगी है भूख, और खाने के नाम पे मिल रहा है भाई कोकोनट वाटर और गन्ने का रस। तो मैंने कहा वो भी ले लो, बाकी आगे जाके तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जो मैं कह रहा था तो मान नहीं रहे थे, और मैंने खा लिया तो मेरे को कोई नहीं पड़ी। आगे कुछ मिले ना मिले ये जाने। जब मैं इनको अपना बता रहा था, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, तो ले नहीं रहे थे। अब भूखे मरो जब तक आगे कुछ आता नहीं है। ये आ गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व का एंट्री पॉइंट, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। जो आगे का रूट है यहाँ से बंदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर जो जाता है, उसका मैं पूरा का पूरा नया का नया व्लॉग बनाऊँगा और नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो यहाँ एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ख़राब लगा तो फिर कमेंट्स में बताइए कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।